हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्निंग कर्व्स। अब देखिए लर्निंग कर्व्स क्या होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये लर्निंग कर्व्स होती हैं ग्राफ की तरह, जो एक्स और वाई एक्सिस पे चलती हैं। एक्स और वाई पे, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है। ये क्या है? लर्निंग कर्व इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्निंग ने किस तरह से मतलब हुई है लर्निंग, उसका एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। एक ग्राफ के ऊपर मतलब इस तरह से बना देना, दैट इज नोन एज लर्निंग कर्व। इन ऑल टाइप ऑफ लर्निंग सिचुएशंस द course of learning can be depicted and described graphically by drawing learning curves against x and y axis। मतलब अलग अलग तरह की जो लर्निंग सिचुएशंस हैं उनमें लर्निंग को डिपिक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक ग्राफ के ऊपर कर्व्स के रूप में मतलब हम बना सकते हैं उसको, और जो एक्स और वाई एक्सिस पे चलती हैं। चलिए ये देख लीजिए एक बार। इसमें 5 हमें दे रखी हैं, ए बी सी, फिर सी है, फिर डी और फिर ई। ठीक है, तो ये पांचों अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्या होती है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, द अबव फिगर शोज ए टिपिकल लर्निंग कर्व ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। अलग अलग टाइप की लर्निंग को ये एक दर्शाता है। द कर्व कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं वो इसमें दिखाई हैं। एज द प्रोग्रेस इज नॉट कांस्टेंट, जो प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट नहीं है। फॉर द कन्वीनियंस द कर्व इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, ए बी सी डी एंड ई। 5 स्टेजेस में, मतलब सुविधा के लिए इसको 5 स्टेजेस में बांट दिया गया है। तो वो 5 स्टेजेस कौन सी होती हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं कि कौन सी ये पांचों स्टेजेस होती हैं। चलिए, पहली होती है पीरियड ऑफ स्लो प्रोसेस। पीरियड ऑफ स्लो प्रोसेस, जनरली व्हेन ए प्रोसेस हैज टू स्टार्ट, ए पर्सन हैज टू स्टार्ट ए लर्निंग ऑफ अ गिवन एक्टिविटी फ्रॉम ए स्क्रैच। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर लर्निंग एक्टिविटी किसी पर्सन को करनी है, हिज अर्ली प्रोग्रेस विल बी स्लो। स्टार्टिंग की जो प्रोग्रेस है उसकी स्लो रहेगी। एन इन्फेंट्स प्रोग्रेस इन लर्निंग टू वॉक इज वेरी नेग्लिजिबल इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में जो है, जो बच्चे की चलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसका, जो वो सीखता है चलना, तो बहुत ही नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है वो। दूसरा, पीरियड ऑफ रैपिड प्रोग्रेस। ए में क्या दिखाया? स्लो प्रोग्रेस, बी में रैपिड प्रोग्रेस। इन दिस स्टेज द लर्नर्स आउटपुट रेजेस रैपिडली। जो आउटपुट है वो बहुत तेजी से चलता है। इन टाइपिंग, once the learner has developed coordination of the movement of fingers, he shows rapid progress। जैसे टाइपिंग के अंदर एक बार कोऑर्डिनेशन बन जाए उंगलियों के मूवमेंट का, तो बहुत तेज प्रोग्रेस उसकी होती है। फिर है पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस। पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस, इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे प्लेट्यू उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। सी वाली से प्लेट्यू उत्पन्न होता है। पीरियड ऑफ नो प्रोग्रेस, नो अपेरेंट प्रोग्रेस। पहली हुई बहुत स्लो, दूसरी हुई बहुत तेज, तीसरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वहां प्लेटू बन जाता है। लर्निंग कर्व्स फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले ए पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू। जो लर्निंग कर्व्स हैं वो कई बार ये डिस्प्ले करती हैं कि कोई भी अपेरेंट प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब स्पष्ट दिखने वाली जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है, और इसे ही प्लेट्यू कहते हैं। ए पीरियड ऑफ नो विजिबल लर्निंग प्रोग्रेस। प्लेट्यू क्या है? ए पीरियड ऑफ नो विजिबल लर्निंग प्रोग्रेस प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। और इस नो विजिबल लर्निंग प्रोग्रेस के बाद और पहले क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। पहले भी इंप्रूवमेंट हुआ, बाद में भी इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए प्रोग्रेस जो है वो रुक सी जाती है, उसे कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, दैट इज, उदाहरण के लिए क्या कहा है? इन टाइपिंग, ए पर्सन में आफ्टर हैविंग मेड रादर consistent progress
for some time reach a point where perhaps for weeks no further progress is made. एक बार कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रोग्रेस हुई, ठीक है, फिर वो जाके एक स्टेज पे रुक सा जाता है जहां कई वीक्स तक आगे की प्रोग्रेस नहीं हो पाती है. मतलब जैसे वो ASDFG सेमिकोलन LKGH ये सीख लेता है, तो फिर उसके बाद एक जाके एक स्टेज के ऊपर वो प्रोग्रेस रुक जाती है. वो जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, उसको टाइप करने में काफी टाइम जो है 3-4 वीक का उसको लग जाता है. नियर अबाउट 1 महीने में उस चीज को वो बहुत सहजता से सीख पाता है, अदरवाइज नहीं. तो इसे कहते हैं क्या, प्लेट्यू. अब कॉजेज ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू के कारण क्या है, प्लेट्यू क्यों बनता है, वो बताया है. प्लेट्यू के क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो इसमें प्लेट्यू के देखिए 4 रीजंस यहां पर हमारे सामने दिए हुए हैं. द लर्नर में बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रीवियस लर्निंग इनटू ए न्यू पैटर्न बिफोर फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल. या तो ये हो सकता है जो लर्नर है वो रुक गया है, ठीक है, और वो पहचान रहा है अपनी प्रीवियस नॉलेज को कि नए पैटर्न में ये किस तरह से लागू होगी, किससे पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले, प्रोग्रेस करने से पहले वो उसे नए पैटर्न में अपनी प्रीवियस नॉलेज को सेट कर रहा है. दूसरा क्या है, द लर्नर मे हैव हिट अपॉन बैड हैबिट्स. ये भी हो सकता है जो लर्नर है उसने कुछ बैड हैबिट्स को अपना लिया हो. तीसरा हो सकता है लैक ऑफ प्रोग्रेस मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन मोटिवेशन. हो सकता है मोटिवेशन की कमी आ गई हो. चौथा है द टास्क मे नॉट बी ऑफ यूनिफॉर्म डिफिकल्टी. जो टास्क है उसमें यूनिफॉर्म डिफिकल्टी नहीं है, मतलब एक समान डिफिकल्टी नहीं है. हो सकता है स्टार्टिंग में इजी रहा हो, बीच में फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया हो, बाद में फिर से इजी हो गया हो, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी इसका एक रीजन हो सकता है. मतलब उसका इंटरेस्ट ही उस चीज से खत्म हो गया है, जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो गया है. ये 5th रीजन था. चलिए आगे जो रीजन है 6th क्या दे रखा है, द onset ऑफ fatigue इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ प्लेट्यू. जो थकान की शुरुआत है, थकान होनी जो शुरू हो जाती है, वो भी प्लेट्यू का एक कारण हो सकता है. अब सी तक किया था, पहले क्या था, स्लो प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस, फिर था नो अपेरेंट प्रोग्रेस यानी प्लेट्यू, और अब डी है पीरियड ऑफ सडन राइज. फिर पीरियड आता है सडन राइज का, ठीक है, फिर आता है लेवलिंग का, एक लेवल बनाने का. तो एट द एंड ऑफ अ प्लेट्यू देयर इज जनरली अ स्पर्ट इन अचीवमेंट. स्पर्ट इन अचीवमेंट मतलब एक उछाल आता है अचीवमेंट के अंदर, बहुत तेज होता है. while on the plateau the learner acquires better techniques which help him later on to show rapid progress. मतलब जब लर्नर जो है वो प्लेटू पे होता है तो वो कुछ ऐसी मतलब अच्छी टेक्निक्स को अपना लेता है कि बाद में जो प्रोग्रेस है उसमें बहुत ज्यादा तेज एक वो उछाल आता है. तो वो उसी वजह से है कि जो लर्नर है वो प्लेटू पे रहते हुए एक मतलब अपनी ऐसी टेक्निक्स को अपना लेता है जो उसकी बाद में हेल्प करती हैं. फिर 5th है लेवलिंग. ऑल लर्निंग will finally slow down to such an extent that it will ultimately reach a period of no improvement. No one can continue to improve indefinitely in any given situation. The learning curve will eventually reach a limit where no further improvement is possible. This limit is known as psychological limit. देखिए क्या होता है जब ठहराव तो आता है, प्रोग्रेस में ठहराव आता है, तो इसे हम प्लेटू के रूप में जानते हैं. लेकिन ये प्लेटू कब होना चाहिए, जब इससे पहले भी प्रोग्रेस हुई हो और इसके बाद भी प्रोग्रेस हो रही है. ठीक है, इससे पहले भी प्रोग्रेस थी, इसके बाद भी प्रोग्रेस है, लेकिन वो इस तरह भी हो सकती है प्रोग्रेस. ठीक है, लाइक दैट. तो ये मतलब यहां प्रोग्रेस हो रही थी, बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, ठहराव आया, उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ गया, तो ये बन गया प्लेटू. लेकिन एक आखिर में जाके ऐसे प्रोग्रेस हो रही है, आखिर में जाके कहीं ना कहीं तो ये प्रोग्रेस जो है इस तरह करते करते एक लेवल बना जाएगी. मतलब उससे आगे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होगी. अगर उससे आगे फिर से प्रोग्रेस हो जाती है तो उसे आप प्लेटू कहेंगे, लेकिन
जब प्रोग्रेस और आगे होने की संभावना खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, लास्ट में जाके, क्योंकि हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि एक अनंत तक इंप्रूवमेंट ही होता रहे, कहीं ना कहीं जाके तो एक लेवल बनेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्निंग कर्व्स की, वो देखते हैं। हाँ जी, स्लो इनिशियल प्रोग्रेस, स्टार्टिंग में स्लो प्रोग्रेस होती है। स्पर्ट लाइक लर्निंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एकदम से उछाल आता है लर्निंग में। डिक्लिनेशन इन द रेट ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ लर्निंग में गिरावट भी आती है। प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग, फिर प्लेट्यू ऑफ लर्निंग बनता है। सडन इंक्रीज इन लर्निंग, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग के बाद फिर से सडन इंक्रीज होता है। फिर ग्रेजुअल लेवलिंग एट द एंड, और लास्ट में जाके धीरे धीरे एक ग्रेजुअल लेवलिंग जो है हो जाती है। अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स की टाइप्स, पहली नेगेटिवली एक्सेलरेटेड और द कॉन्वेक्स कर्व, फिर है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व और कॉनकेव कर्व, और तीसरी है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व्स। देखिए ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या कर्व होती हैं। पहला है, इन्होंने दी है आपको कर्व, एक मिनट, कॉन्वेक्स कर्व। अब ये देखिए कॉन्वेक्स कर्व जो है वो क्या होती है, शुरुआत बहुत तेज होती है इसके अंदर। ठीक है, लेंस से भी आप समझ सकते हो, जो ऐसे उठा हुआ लेंस होता है कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्स, और जो मान लीजिए ये लेवल है लेंस का, और जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है लेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स होता है ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ। इट डिपिक्ट्स रैपिड इनिशियल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग दैट स्लोज डाउन विद टाइम। एक लर्निंग में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाती है, फिर धीरे धीरे बाद में स्लो डाउन जो है हो जाता है। When the task is simple and the learner has previous practice or on a similar task, we get this type of learning curve. जब काम आसान होता है और लर्नर के पास प्रीवियस नॉलेज होती है उसी तरह के काम की, तो हम जो है लर्निंग में ये वाली कर्व देखते हैं, कौन से, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव कर्व की। There is slow initial improvement and learning increases with time. Slow improvement होता है स्टार्टिंग में, और लर्निंग जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती है। मतलब जैसे ये है ना, उसमें ये ऐसे होती है, इस तरह से प्रोग्रेस यहां से चलेगी और वो स्लो रहेगी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। When the task is difficult, we get such type of learning curve. जब काम मुश्किल होता है तो हम इस तरह की जो लर्निंग कर्व है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे ये यहां से स्टार्ट हुई और फिर बाद में इस तरह से बढ़ने लगी। एक्स वाई में पहले ही बता चुका हूं आपको, इधर एक्स होता है इधर वाई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स कनकेव कर्व्स। इट लुक्स लाइक द कैपिटल लेटर एस, ये कैपिटल लेटर एस की तरह दिखती हैं। द कर्व टेक्स concave or convex shape in the beginning depending upon the nature of the task. जो कर्व है वो कनकेव या कन्वेक्स हो सकती है स्टार्टिंग में, ये डिपेंड करता है काम की नेचर के ऊपर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ओके, तो ये जो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, काम की नेचर पे। नेचर मतलब काम अगर डिफिकल्ट है तो क्या होगा, स्लो प्रोग्रेस होगी, काम इजी है तो रैपिड प्रोग्रेस होगी। लेकिन ये दिखेगा किस तरह से, इस तरह से करके कैपिटल लेटर की तरह, कैपिटल लेटर एस की तरह। ठीक है, तो ये जो है यहां से स्लो प्रोग्रेस, स्लो फिर रैपिड, फिर ये स्लो होने लग गई इस तरह से। मतलब ये दो का मिक्सचर होता है। ये इस तरह भी हो सकती है, पहले स्लो, सॉरी पहले रैपिड इस तरह गई, फिर ऐसे चली गई। ठीक है, ये उल्टा एस हो जाएगा। मतलब अगर इस तरफ से देखोगे तो वही एस की तरह से ये दिखेगा। क्लियर है? इसे एस कर्व भी कहते हैं, कैपिटल लेटर की एस कर्व भी इसको कहते हैं।
अब है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स की एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? बिलो गिवन पॉइंट्स डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो लर्निंग कर्व की इंपॉर्टेंस है वो इन पॉइंट्स के द्वारा दिखाई गई है। चलिए, इन एक्वायरिंग द बेसिक स्किल्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स में बेसिक जो स्किल है उसको एक्वायर करने के लिए इन वेरियस सब्जेक्ट्स द लर्नर एट टाइम्स अपीयर टू शो नो प्रोग्रेस। कई बार कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाता है। एट सच मोमेंट्स द टीचर कैन डायग्नोज द रीजंस फॉर द लैक ऑफ प्रोग्रेस। तो टीचर क्या कर सकता है, भाई प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, क्या कमी है, उसके लिए डायग्नोज कर सकता है। दूसरा है ए स्टूडेंट्स प्रोग्रेस मे बी अरेस्टेड बिकॉज द वर्क इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर हिम। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स वर्क and detect the part that gives him trouble. The teacher should see if the student has developed any faulty study habits which impede his progress. क्या है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्यों मतलब रुक जाती है, क्योंकि उसके जो काम मिला है वो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब टीचर को क्या चाहिए कि वो उस चीज को डिटेक्ट करे जो उसको ट्रबल दे रही है बच्चे को, और फिर उसे ये भी देखना चाहिए टीचर को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने जो है फॉल्टी स्टडी हैबिट्स ले ली हो, मतलब गलत स्टडी हैबिट्स वो अपना रहा हो जो उसकी प्रोग्रेस में बाधा बन रही है। फिर है द प्लेट्यू मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी के कारण बच्चे की प्रोग्रेस में एक ठहराव आ सकता है। द टीचर शुड प्रोवाइड एनकरेजमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन मोटिवेशन एट अ हाई लेवल। तो टीचर को चाहिए कि वो एनकरेज करता रहे ताकि मोटिवेशन जो है वो हाई लेवल पे बना रहे। फिर कहता है द लर्निंग कर्व्स गिव ए ग्राफिक एविडेंस ऑफ वंस प्रोग्रेस। एक ग्राफिक एविडेंस, एक ग्राफिक सबूत के रूप में जो होती है ना ये लर्निंग कर्व्स वो होती हैं। विच इज एन इफेक्टिव मोटिवेशनल डिवाइस फॉर द लर्नर। जो खुद लर्नर के लिए एक मोटिवेशनल डिवाइस हो सकता है, यानी लर्नर को दिखाया जाना चाहिए भाई तेरी प्रोग्रेस ऐसे ऐसे चल रही है, तो उसके अंदर एक मोटिवेट होगा वो कि भाई मैंने वहां ज्यादा प्रोग्रेस की थी तो मैं इसको और ऊपर की तरफ जो है कर्व को बढ़ाऊंगा, नीचे नहीं आने दूंगा। फिर है occurrence of plateau can be minimized by using superior teaching methods. अच्छे टीचिंग मेथड्स को यूज करके ये जो प्लेटू है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी इस ठहराव को बदला जा सकता है।